नमस्कार, मैं ठाकुर रमानी सिंह, कंटेंट क्रिएटर एंड एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट। जिस जनता जनार्दन की जय हो। आज मैं ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जिसके साथ की सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इनकी जो कहानियाँ हैं, हर एक उस पर्सन को सुनना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए और युवा साथी को भी सुनना चाहिए। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि 23 साल की उम्र में वो सब कुछ कर दिया जो कि आज शायद भी 90 साल के लोग भी नहीं कर सकते हैं, राइट। ये ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कि अंग्रेजों को नाके चना सवार किया। ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने कि जेल के अंदर भी फुल फ्रीडम थे, सोच सकते हो आप। और अंग्रेजी गवर्नमेंट को भी पता था कि भाई इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी ये हमारे इस भारत देश के लिए इतना सब कुछ करके चले गए। शायद है कि हम इनको किताबों में बस पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी हम अपने जीवन में भी नहीं उतारते हैं। तो इनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है, इनसे हमें अभिप्रेरणा मिलती है और इनसे लोगों को इंस्पायर भी होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये ऐसे फ्रीडम फाइटर थे ना कि जो कि हमारे इस भारत देश को बहुत कुछ दे के चले गए हैं। लेकिन साथियों, जैसे कि इनका जो जन्म होता है ऐसे महान फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी, जो भी आप कह लो, तो इनका जो जन्म होता है 1907 में। बांगा जिला, बांगा इनके विलेज का नाम होता है। और डिस्ट्रिक्ट जो लयालपुर, जो कि लाहौर में पड़ता है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में भी पड़ता है, राइट। तो इनका तो जन्म होता है, इनके जो पिताजी होते हैं ये किशन सिंह होते हैं, इनकी माताजी का नाम विद्यावती कौर था। और ये स्टार्टिंग से इनका जो शिक्षा था, इन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाहौर के अंदर में स्कूल तो था लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे रूल कर रही थी, चला रही थी, तो इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन ना करके डीएवी नाम का जो वहाँ पे स्कूल होता है उसको ज्वाइन करते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो कि पूरी तरह से आर्य समाज से रिलेटेड था। और ये आर्य समाज में ही रह के अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूलिंग की जो शिक्षा होती है वहीं से ये स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे शिक्षा लेते हैं। और इनका यही चीज़ था। और ये पहली चीज़ ना, जो ये फ्रीडम फाइटर थे भाई, ये इनमें ना शुरू से ही भाई पढ़ाई में भाई बहुत इंटरेस्ट था। और ये स्कूल के सिलेबस से भाई 50 अलग अलग किताबें इन्होंने पढ़ी स्कूल के सिलेबस से बाहर, जिसमें कि सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, ऐसे ऐसे इन्होंने बुक पढ़ रखे थे। उस टाइम टाइम आता है 13 अप्रैल 1919। उस टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। अब ये उस टाइम पे 11-12 साल के थे। अब इन्होंने अपने घर से दूर भाई 40 किलोमीटर भाई पैदल चल के इन्होंने जब वहाँ पे गए। अब वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता भी होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब ये वहाँ पे पहुँचे तो देखेंगे भाई पूरी तरह से लाशें पड़ी है ज़मीन में। और एक जो पास में कुआं था, लोग तो उस गोलीबारी से बचने के लिए भाई कूद कूद के अपनी जान दे रहे थे उस कुएं। तो कहते हैं लोग कि आज भी अगर उस कुएं से आप पानी निकालो पूरी तरह से लाल रंग का निकलता है। अब ये जब सारी चीज़ें वहाँ पे ये देखे तो पूरी तरह से ये शॉक्ड हो गए। और यहाँ पे जो आदेश दिया था तो जनरल लो डायर ने दिया था फायरिंग करने का आदेश। और ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी, यहाँ पे लोगों के साथ गलत किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें देखी तो वहाँ से उस खून से सनी हुई मिट्टी को उठाया और एक बोतल में रखा और बोतल में लेके अपने घर पे आए। और एकदम से भाई शांत, एकदम रिलैक्स बैठ गए। इनकी बहन ने आया, पूछा कि तू अभी कहाँ तक, तू कहाँ था और अभी आया है, इतनी देर क्या कर रहा था, कहाँ था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप शांत था। जब उनकी जो बहन थी, उनकी जो बहन की जो नज़र है वो बोतल पे पड़ी। बोल के ये बोतल में क्या रखा है, ये उन्होंने कहा कि इस बोतल में मेरे उन देशवासियों का खून है जिसका कि मैं बदला अंग्रेजों से लेके रहा। सोच सकते हैं कि जो 13 साल 14 साल का जो लड़का है उसके मन में 11-12 साल का जो लड़का है उसके मन में ऐसे क्या हो रहा है भाई कि मैं अपने देश के वासियों का जो खून का बदला है मैं अंग्रेजों से लेके रहूँगा। उनके माइंड सेट में ये चीज़ बैठ गई। हालांकि इनके जो पिताजी थे तो किसान थे। इनके पिताजी जब आम की गुठलियाँ बोया करते थे तो ये कहते थे कि पिताजी आप आम की गुठलियाँ क्यों बोलते हो। वो कहते थे कि बेटा इसमें आम के पेड़ उगेंगे और इसमें फल लगेंगे। ये कहते हैं कि नहीं, मैं बंदूक का पेड़ लगाऊंगा जिससे कि बंदूक उगेंगी और जिससे कि मैं अंग्रेजों को अपने देश से मैं भगा सकूँ। सोच सकते हैं कि 11-12 साल का वही लड़का है, उसके आप थिंकिंग सोचिए, थिंकिंग आप देख सकते हो। पहली चीज़ तो इनमें एकाकी की भावना, भाई एकाकी की भावना गजब थी। हाँ, ये बहुत ही फोकस्ड थे और ये एक सेलेक्टिव लिसनर भी थे, राइट। अब ये जब सारी चीज़ें होता है, अब टाइम आता है सन 1920। उस टाइम पे होता है कि जो गांधी जी थे वो अपने देश के अंदर में उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था लोगों से और वो लोगों के आवाज़ बन चुके थे। तो गांधी जी का कहना था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहते थे। इनको ये चीज़ पसंद था कि मतलब कि अहिंसा, असहयोग, हाँ, कि हमको मतलब कि लड़ाई वड़ाई तो करना नहीं है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम गोरों को अपने देश से हम भगा सकते हैं। इनका कहना ये था कि जो अंग्रेज़ हैं ये जो अपनी जो वस्तुएं बेच रहे हैं उसको नहीं लेंगे
और जिससे कि हम नहीं लेंगे तो उससे ये परेशान होंगे और पागल होकर हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। गांधी जी का ये सोचना था। और गांधी जी क्या करते हैं कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को चालू कर देते थे। इससे भगत सिंह के मतलब कि इस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं भगत सिंह। यार भाई चलो यार भाई, जब वैसे ही भग जाने वाले तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। और ये भी उस चीज़ को ज्वाइन कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो यहाँ पे गांधी जी ने चालू कर दिया, जैसे कि हम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि टाइम आता है 1922 का, तो चौरी चौरा नाम का जगह होता है। अब उस चौरी चौरा नाम के जगह पे जो लोग थे वो जाते हैं पुलिस स्टेशन के सामने और वहाँ पे नारेबाजी करते हैं। जो वहाँ पे जो बाज़ार लगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसमें कि अंग्रेज़ी शराब और कपड़े बिक रहे थे। तो ये पुलिस स्टेशन के सामने जाते हैं और वहाँ पे नारेबाजी करने लगते हैं कि गोरे वापस जाओ। ये मतलब कि अंग्रेज़ी शराब और कपड़े बेचना बंद करो, गोरे वापस जाओ। अंग्रेज़ी शराब और कपड़े बेचना बंद करो, गोरे वापस जाओ। ये नारा लगा रहे थे। अब जब नारा लगाते हैं, इससे होता कि उस एरिया का मतलब कि जो ज़मींदार था उस टाइम पे, तो क्या होता है कि गुप्तेश्वर सिंह को कॉल करता है। गुप्तेश्वर सिंह से कहता है कि भाई यार इस आंदोलन को भाई रोको, नहीं तो भाई इससे क्या होगा कि हमारा जो व्यवसाय था वो चौपट हो जाएगा। क्योंकि वो भी गोरों से इन्फ्लुएंस था, उसको भाई प्रॉफिट हो रहा था उस चीज़ से। तो उसने गुप्तेश्वर सिंह को कॉल किया। गुप्तेश्वर सिंह वहाँ पे आते हैं और हवा में फायर करते हैं 2-3 गोलियाँ और बोलते हैं कि बंद करो ये सब। लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्टर होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो बस नारे लगाते हैं कि अंग्रेजी शराब और कपड़े बेचना बंद करो, गोरे वापस जाओ, गोरे वापस जाओ। लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं मानते हैं जो गुप्तेश्वर सिंह होते हैं। तो ये हवा में तो फायर कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम फायर किए तो 2 लोगों की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो हालांकि ये जो गुप्तेश्वर सिंह थे ये पूरी तरह से प्लानिंग में तो नहीं आए थे कि भाई चलो भाई वहाँ पे ऐसा सब कुछ हो जाने वाला है, बस वो तो बस केवल रोकने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पे जब 2 लोगों की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो भीड़ है, जो आंदोलनकारी है, वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं। और आग बबूला हो जाने के साथ साथ जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें आग लगा देते हैं। और आग लगा देते हैं जैसे ही, तो वहाँ पर 17 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। इससे गांधी जी, जब इसकी खबर मिलती है गांधी जी को, तो गांधी जी बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। क्योंकि वो ये नहीं सोचे, हिंसा नहीं चाहते थे, वो अहिंसा चाहते थे। बोलते थे कि भाई पूरे शांत तरीके से हम इनको भगाएंगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो गांधी जी से नाराज़ हो जाते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खुद ले लेते हैं। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ले लेते हैं, हालांकि अगर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर न लिए होते तो भारत देश तब आज़ाद हो सकता था। अब इससे भी भगत सिंह लोगों को ये लगा कि यार भाई अब तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया, अब क्या किया जाए। यहीं से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहीं से 2 दल बनता है, एक गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल भगत सिंह लोगों के जो विचारधारा वाले लोग थे वो ज्वाइन कर रहे थे, और नरम दल में गांधी जी के विचारधारा वाले लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उन दिनों क्या था कि भगत सिंह उन दिनों बहुत सारी किताबें देख रहे थे, न्यूज़ रहे थे कि भाई पूरे विश्व के अंदर में इस आज़ादी को लेकर क्या क्या चल रहा है। तो ये एक फॉरेन बुक पढ़ रहे थे और रसिया के बैलिस्टिक मूवमेंट से बहुत ही प्रभावित थे। और रसिया के बैलिस्टिक मूवमेंट से प्रभावित तो हो गई। भगत सिंह को लगा कि नहीं यार, अब लड़ना है ना, लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लड़े हम इनको नहीं भगा सकते। अब जब भगत सिंह ये सब सारी चीज़ें कर गए तो ये पंजाब के अंदर DAV नाम का जो कॉलेज था, दयानंद एंग्लो वैदिक पंजाब, जो कि लाहौर आजकल पूरी तरीके से पाकिस्तान में पढ़ता है, इसको ज्वाइन करते हैं। और ये ज्वाइन करते हैं वहाँ भाई 350 किताबें पढ़ जाते हैं। सोच सकते हो कि कॉलेज के पहुँचते ही 350 किताबें इन्होंने पढ़ ली, कॉलेज से अलग, सिलेबस से अलग। ये पहली चीज़ की एक ऐसे व्यक्ति थे ना कि इनमें एकाकी की भावना थी, और ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। उन टाइम था 1924 का। भगत सिंह का उस समय जो एज था वो समथिंग 17 साल के थे। 17 साल के थे तो इनकी जो माता जी थी ये शादी की तैयारियां करने लगे। इन्होंने कहा कि ये बेटा थोड़ी बड़ी सोहनी है, शादी कर ले, तेरा ख्याल रखेगी, तेरे को रोटी देगी, है ना, तेरी ख्याल भी रखेगी। तो इनकी जो माता जी थी ये शादी की तैयारी कर रही थी। अब क्या पता था कि भगत सिंह यहाँ पे साथ शादी करने वाले थे, नहीं करने वाले थे। तो उन्होंने, भगत सिंह ने कहा कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। और भगत सिंह ने एक लेटर लिखते हैं और लेटर को घर में छोड़ देते हैं, और छोड़ने के साथ साथ वो रातों रात भग जाते हैं और जाके पंडित आज़ाद की टीम को ही ज्वाइन कर जाते हैं। सन 1925 में, उस समय भगत सिंह 18 वर्ष के थे और ये पंडित आज़ाद की टीम को ज्वाइन करते हैं। उस टाइम पे काकोरी कांड की प्लानिंग चल रही थी। काकोरी कांड की जो मिशन था अंग्रेजी खजाने को लूटने का, उसको सक्सेसफुल भी बनाया गया। लेकिन यहाँ पे पकड़े जाते हैं लोग, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल और शफाकुल्ला खान को यहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, और भगत सिंह यहाँ पे बच तो जाते हैं। हालांकि वहाँ पे ये लोग ना टूटने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए बने थे। हाँ,
और वो राम प्रसाद बिस्मिल जी के एक बात मुझे याद आ गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खाते हुए, कि सर कटाने की तमन्ना मैं रखता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ भी देखना चाहता हूँ कि जो कातिल है उसके बाजू में कितना दम है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भगत सिंह थे, ये पहली चीज़ जब इन दोनों को फांसी हो जाती है, भगत सिंह बच जाते हैं। भगत सिंह हालांकि एक ये राइटर भी थे, उन दिनों ये अखबारों में किताबों में अपनी लेख भी लिखा करते थे, कभी नाम से कभी बिना नाम के। तो इनको अपनी टीम बनाना था, तब ये क्या करते, दशहरा के मैदान में जाते हैं, दशहरा ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे अपना पर्चा बांटते हैं, और पर्चा बांटते बांटते इनको जो अंग्रेज़ी जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो पकड़ लेती है। हालांकि ये बम फोड़ के भागने लगे, फिर भी इनको पकड़ लिया गया, पकड़ लिए गए। अब इनको कोर्ट में लाया गया, कोर्ट में जब लाया गया तो उनको वहाँ पे जुर्माना लगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो कोर्ट था, उनको पता था कि भाई भगत सिंह को तो छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। हाँ, अब उस टाइम पे इनको जुर्माना लगाया गया, करीब 60,000 का, पता नहीं कितने खेत बेचे गए होंगे। आज के 60,000 नहीं भाई, 90 साल पहले के 60,000 आप सोच सकते हो। 90 साल पहले भाई 95-96 साल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा, करीब 50 करोड़ की पार हुई। हाँ, तो जब ये चीज़ हुआ, इनको वहाँ से दे के छुड़ाया जाता है, लेकिन ये फिर भी अगले मिशन के लिए चल देते हैं। जो भगत सिंह थे ये हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। सन 1928 उस टाइम पे इनकी जो एज थी 20 वर्ष था, और ये लाला लाजपत राय को कन्विंस करते हैं भगत सिंह को। और भगत सिंह हालांकि जो लाला लाजपत राय जी थे, ये विचारधारा में पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी कन्विंस करते हैं और मान जाते हैं, क्योंकि जो भगत सिंह थे ये गर्म दल के थे, जो लाला लाजपत राय जी थे ये नरम दल के थे। तो बात तो दोनों में बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने साथ दिया। और जब साथ दिया तो यहाँ पे लाहौर में यहाँ पे ये प्रोटेस्ट होता है आंदोलनकारियों के द्वारा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन के नारेबाजी यहाँ पे करते हैं, तो जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पे बहुत ही लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे कि लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भी मौत भी हो जाती है। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, गोपाल, ये हालांकि विचारधारा लाला लाजपत राय को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन अब उनको बदला लेना था, क्योंकि लाला लाजपत राय जी थे उनके पिता के समान थे, और उन्होंने कहा कि ये हमारे पिता के समान है और अब इसका मौत का बदला हम जरूर लेंगे। अब जो गोलीबारी को वहाँ पे आदेश दिया था, जेम्स लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था जेम्स स्कॉट ने, तो इन्होंने उसको टारगेट में लिया कि जेम्स स्कॉट को मारे। अभी अगले दिन पहुँच जाते हैं यहाँ पे, जो पुलिस हेडक्वार्टर होता है उसके सामने पहुंच के अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं, और पोजीशन लेके वेट करने लगते हैं कि जैसे ही जेम्स स्कॉट निकलेंगे सीधे साले पे खो गए। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होता है, वेट करते करते जेम्स स्कॉट ना निकल के वहाँ पे पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स अपनी बाइक से निकलता है। अब इनको लगता है कि नहीं भाई जेम्स स्कॉट है, तो वहाँ पे जो सुखदेव होते हैं वो सीधे ये गोली जो है उसके सीने में, उधर से सीधे दौड़ के आते हैं, सामने से आते हैं भगत सिंह, उन्होंने 3 गोली सीधे उसके सर में खड़ा। अब वहाँ से होता क्या है कि जो एक इंडियन सिपाही था वो भी दौड़ के आया, जो थानेदार था, बोले हम तेरे को मारना नहीं चाहते, तू चला जा, तू इंडियंस है। हालांकि वो भी गोरों से इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस था, तो उसको बिना काम खत्म करते अब अगले दिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी पूरी तरह से भाई पागल हो, और इन्होंने ये चीज़ भी पर्चे में लिखा कि हमें लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके ली है। और ये उन दिनों डीएवी कॉलेज से भाई छुपते छुपाते ये लोग निकले, क्योंकि ये लोग उस समय चलते थे पंजाब के अंदर। हालांकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की हार थी, पूरी तरीके से ब्रेन भाई हैंग हो गया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब इनमें धरा पकड़ी चालू हो गई कि भाई कहाँ है भगत सिंह, कहाँ है भगत सिंह, कहाँ है, पकड़ो पकड़ो। सोच सकते हो पूरी तरीके से खलबली मच गई।